दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी क्रिएटर पर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना बारिश रुकने का नाम ले रही थी और ना मेरे आंसू। बार बार मैं आंखों को पोंछती और सोचती कि अब नहीं रहूँगी, पर अंदर से ऐसा सैलाब सा उमड़ कर आ रहा था कि मन को चैन ही नहीं लगता था। गाड़ी ड्राइव करते समय ड्राइवर कितना भी वाइपर चला ले, पर अगर आसमान से बरसती वर्षा तूफानी हो जाए तो ड्राइवर के लिए सामने देख पाना उसके वश में नहीं रहता। यही स्थिति मेरी हो रही थी। इतने में एक स्कूटी मेन गेट पर आकर रुकी और गेट खुलने की आवाज़ आई तो मैं लॉबी के दरवाजे की संकल खोलकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई और अच्छी तरह आंखें और मुंह धोकर बाहर निकली। कहीं रेनू ने देख लिया तो बेकार ही परेशान होगी। रेनू अंदर आई और हमेशा की तरह उसका रेडियो चालू हो गया। जब तक अपनी छोटी से छोटी बात मुझे ना सुना ले, उसके लिए जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। मैं बिना आंखें मिलाए इधर उधर बर्तन ठीक से रखने में लगी रही और उसकी बातों में हाँ हूँ करती रही। रेनू नॉन स्टॉप बोलती जरूर थी, पर वह रेडियो या टीवी नहीं थी जो प्रतिक्रिया की उम्मीद ना करती। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं हाँ हूँ कर रही हूँ, पर उसकी बातों को सुन नहीं रही हूँ। रुककर बोली, माँ मेरी तरफ देखो। मैंने एक उड़ती सी नज़र उस पर डाली और फिर अपने काम में लग गई, पर चोरी पकड़ी जा चुकी थी। रेनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आश्चर्य से बोली, आप रो रही हो क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस सोच रही थी तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा से मतलब मम्मा मैं हॉस्टल जा रही हूँ, लड़ाई के मैदान में नहीं। यहाँ रोना धोना क्यों? इतनी मुश्किल से मैंने आईआईटी क्लियर किया है। अभी कल तक तो आप सबको फ़ोन करके यह खुशखबरी देने में लगी थी। पता है, कल पापा मुझसे पूछ रहे थे कि स्कोर क्या है। मैंने कहा कि पापा मैं क्रिकेट कहाँ देखती हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि स्कोर क्या है। पापा बोले, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने कितने लोगों को फ़ोन कर दिया तुम्हारी सफलता के बारे में बताने के लिए। रेनू धारा प्रवाह बोलती चली जा रही थी, मम्मा आप तो जानती थी कि मुझे बीटेक करने के लिए हॉस्टल जाना होगा, तो अब क्या हो गया? आपको मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। मैं लिविंग रूम में जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। रेनू मेरे पीछे पीछे चुंबक की तरह खींची चली आई। वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा तो सुबह 9 बजे के निकले शाम को 6 बजे घर में घुसते हैं। मैं यहाँ पहाड़ सा दिन कैसे काटूंगी? अच्छा, हम इस पर फुर्सत से बात करेंगे। अभी आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पियो, कहकर रेनू रसोई घर में चली गई। रेनू जानती थी कि मैं इससे थोड़ी देर के लिए राहत जरूर महसूस करूंगी। मैंने आराम कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। शादी के बाद के 20 वर्ष बड़ी तेजी से मेरे मस्तिष्क में घूम गए। 22 वर्ष की थी मैं जब शादी होकर ससुराल आई। मेरे पति सिर्फ नाम के ही सुदर्शन नहीं थे। लंबी कदकाठी, गोरा रंग और आत्मविश्वास से भरा रोबीला चेहरा उनके लिए मुझ जैसी साधारण कदकाठी और साधारण नैन नक्श वाली सांवले रंग की लड़की क्यों पसंद की, मेरे ससुराल वालों ने जल्द ही समझ में आ गया। मेरे पापा ने दान दहेज तो अच्छा दिया था, साथ में मेरी माँ ने एक सुघड़ गृहिणी बनने के सारे गुण मेरे
पल्ले बांध दिए थे। एक के साथ एक फ्री मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, पर यहाँ तो मुझे एक पति के साथ 5 सास ससुर, 2 ननद और एक देवर फ्री मिले थे। एक जेठ भी थे। वो इसी शहर में अपने परिवार के साथ अलग रहते थे और हर तीज त्योहार पर सह परिवार हमारे घर आया करते थे। यानी मेरे लिए त्योहार का मतलब होता था सबके लिए पकवान बनाना और सबकी आव भगत करना। मेरी सास को गठिया बाई की बीमारी थी। वो बैठे बैठे सब्जी काट देती और इतने प्यार से सब काम में मुझे गाइड करती रहती। मैं यंत्रवत काम करती जाती। शायद उनका प्यार ही था जिसके सहारे मैं इतना काम कर पाती थी। शादी से पहले मेरा एकमात्र शौक था ड्राइंग। मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही एमए किया था। पोर्ट्रेट, मिनीचर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, बाटिक पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग और कितने तरह की कलाएं मुझे सीखने को मिली, जिनसे मेरी कला में निखार आता चला गया। मैं सोचती थी कि भविष्य में मेरी प्रदर्शनी लगा करेंगी और शिवानी और मन्नू भंडारी जैसे प्रसिद्ध लेखिकाओं की किताबों के मुख्य पृष्ठ पर मेरी पेंटिंग हुआ करेगी। पर सपने तो सपने हैं, बिखर जाया करते हैं। पापा मुझे छेड़ते थे कि शादी के बाद जब उसकी सास रोटी मांगेगी तो यह पेपर पर ड्राइंग करके उन्हें पकड़ा देगी, लीजिए माँ जी रोटी खाइए। और अब पापा यह देखकर द्रवित हो जाते हैं कि रंग, कैनवस, ब्रश सब छूट गए मुझसे। बस रह गई घर की जिम्मेदारियाँ। सास बीमार सी ही रहती, नंदे कॉलेज से थक कर आती और टीवी देखकर अपनी थकान उतारती। घर भर के लिए काम करती करती जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचती तो मुझे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। मेरे पति एक आदर्श बेटे और एक आदर्श भाई थे। वो एक आदर्श पति भी बन सकते थे। इस बात का ख्याल तो उन्हें बहुत सालों बाद आया। मेरे पास अपने लिए कभी समय ही नहीं रहा। जब रेनू पैदा हुई तो खुशी के साथ साथ एक कष्टकारी स्थिति भी पैदा हो गई। बच्चेदानी से खून का रिसाव अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाल दी गई। अब हमारे आंगन में ठुमकने के लिए रेनू अकेली थी। मैंने अपनी सारी ममता रेनू पर ही उड़ेल दी। कहना ना होगा कि रेनू अपने पापा की भी उतनी ही लाडली थी जितनी मेरी। समय कैसे निकलता चला गया पता ही नहीं चला। मेरी दोनों नंदे शादी होकर अपने अपने घर चली गई। देवर की शादी हुई तो देवरानी ने पति को बहला फुसलाकर जल्द ही अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। कुछ वर्षों के बाद पहले ससुर और बाद में सास का साया हमारे सिर से उठ गया। हमेशा चहल पहल से भरे रहने वाले घर में अब खामोशी और उदासी छाई रहती। माँ जी के ना रहने पर जब सभी रिश्तेदार आए, उनमें मेरी देवरानी भी थी। एक बार अकेलापन पाते ही मुझसे आंखें चमकाती हुई बोली, भाभी अब तो आप मालकिन हो गई। माँ जी के गहने कपड़े सब अकेले अकेले मत रख लेना, हमारा भी हक है उन पर। उफ, कैसी ओछी सोच है इसकी। मेरा सिर बन गया। इसे माँ जी के जाने का कोई गम नहीं। इस वक्त भी इसे गहने कपड़े की सूझ रही है। क्या इसी दिन के लिए हर माँ अपने बेटे की शादी के सपने संजोती है और बहू घर में लाने के अरमान रखती है। समय बीतता गया। एक समय था जब मैं रोज 7-8 लोगों का खाना बनाया करती थी और तीज त्योहार पर यह संख्या 15 से 20 तक हो जाया करती थी।
और एक आज का समय है जब हम 3 ही प्राणी हैं। घर में खाने में जो भी बनाती सब फटाफट बनता दिखता। बड़ी कढ़ाई, कुकर, परात सब उठाकर रख दिए मैंने। बस किसी के आने पर ही इस्तेमाल करती उन्हें। रोजाना के लिए छोटे छोटे कुकर, कढ़ाई, परात इस्तेमाल करते हुए मुझे बचपन में खेले घर घर का खेल याद आ जाता, जब हम नन्हे नन्हे बर्तनों और अपनी गुड़िया के साथ खेला करते थे। मुझे अपने पास समय ही समय नजर आता। मैं और रेनू खूब सारी बातें करते। रेनू ने अपने मितभाषी पापा को भी बोलना सिखा दिया था। अब ये भी काफ़ी बातें किया करते। इनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही नतीजा था कि रेनू आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर पाई। पर अब वह पढ़ने के लिए हमसे बहुत दूर चली जाएगी। यह सोच सोच कर ही मेरी जान सूख रही थी। मम्मा रेनू चाय के लिए खड़ी थी। मैं इतनी देर में जाने यादों की कितनी झांकियां के दर्शन कर आई थी। मेरी चाय के हर घूंट के साथ रेनू के प्रवचन भी जैसे मेरे गले के नीचे उतरने लगे। मम्मा आप बताती हैं ना कि आपकी शादी के टाइम पर सेल फोन नहीं हुआ करते थे और जब आप नानी नाना से बात करना चाहती थी तो आपको ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी। हाँ, मैं बीच में ही बोल पड़ी। एक तो मुश्किल से मिलती थी ट्रंक कॉल और उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट ही बात कर सकते थे। उसके बाद दोबारा बुक कराओ। हाँ, यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सेल फोन के ज़माने में दूर जाने पर क्या परेशान होना। जब चाहे बात कर लो, मैसेज भेजो। हाँ, व्हाट्सएप का चस्का तो मुझे भी लग ही चुका था। अब मेरे और रेनू के भी आपस में मैसेज हुआ करेंगे। रेनू के हॉस्टल जाने में अभी वक्त था। वह अपने पापा के साथ मिलकर एडमिशन की औपचारिकताओं को पूरा करने में लगी रही और मैं उसके कपड़े, बिस्तर, कुछ खाने पीने का सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें तैयार करने में लगी रही। ये और रेनू साथ साथ इस पर भी विचार करते रहे कि मेरा मन लगाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मुझसे पूछ पूछ कर और मुझे साथ ले जाकर पेंटिंग्स बनाने का बहुत सारा सामान, कैनवास, रंग, ब्रश आदि इकट्ठे कर दिए गए और मुझे पिता पुत्री का आदेश हुआ कि मुझे 22 वर्ष पहले की उस कलाकारी को जगाना है जो परिस्थितियों के कारण अब तक सोई पड़ी थी। दूसरा काम यह हुआ कि रेनू ने मुझे कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। उसने फेसबुक पर मेरा अकाउंट बनाया। सबसे पहले उसने अपने आप को मेरी फ्रेंड बनाया। फिर मुझसे पूछ पूछ कर मेरे रिश्तेदारों और परिचितों को इस साइट पर सर्च किया। मेरे पुराने फ्रेंड्स और सहपाठियों को भी साइट पर तलाश किया गया। वर्षों से जिनसे कोई संपर्क नहीं था, उन्हें तलाश कर पाना मुझे एक अलग ही खुशी दे रहा था और जो थोड़ा बहुत संपर्क में थे उनसे जुड़ने के लिए मुझे एक नया और आसान प्लेटफॉर्म मिल गया था। मुझे यह सब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपना काम निपटाकर रखती और इंतज़ार करती कि कब रेनू मुझे इस जादू के पिटारे पर कुछ और करना सिखाए। जिस रेनू को हमने बोलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अक्षर ज्ञान कराया, पाला पोसा, वही आज मेरी टीचर बनी हुई है। सच पूछिए, अपने बच्चों से कुछ सीखने में कितना मज़ा आता है, यह वही समझ सकते हैं
जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच, अब मुझे रेनू का जाना एक कसक तो पैदा कर रहा था, पर सोनेपन का वह भयावह एहसास ऐसे गायब हो गया था जैसे धूप की गर्मी पाते ही होश की बूंदें गायब हो जाती हैं। रेनू के हॉस्टल जाने के बाद मैंने अपने खालीपन और अपनी नई नई पेंटिंग्स और कलाकृतियों से भर दिया। छुट्टियों में घर आने पर रेनू ने मेरा व्लॉग बनाया। मेरी कलाकृतियों के फोटो लेकर उसने मेरे व्लॉग पर डाले और मुझे भी ऐसा करना सिखाया। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरा वर्षों पुराना शौक मेरी कला जैसे कोमों से उठ बैठे थे। मैं प्रदर्शनी लगाने और कवर पेज पर जगह पाने के सपने तो नहीं देख रही थी, लेकिन समय बिताने के साथ मेरे व्लॉग को देखने वाले काफ़ी लोग हो गए थे और जब उनसे प्रशंसा मिलती तो मेरे मन का कलाकार झूम उठता और दोगुने उत्साह से काम में जुटता। खाली समय में मैं ऐसी साइट्स तलाश करती जो मेरी कला को निखारने में मेरी मदद कर सकती हूँ। क्या पता उनकी मदद से मेरी कला और ज़्यादा कद्रदानों और कला के पारखियों तक पहुँच सके। सच, जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। समय के साथ कदम मिलाकर चलें तो जिंदगी खूबसूरत नजर आती है। नहीं नहीं, यह मेरी शिक्षा नहीं है, यह तो मेरा अनुभव है। कहानी का अंत में शिक्षा देकर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शिक्षा देने वाली कहानी किसी को पसंद नहीं आती। हमारी रेनू की ही सुनिए। जब मैं मायके जाती, रेनू अपने नन्हे नन्हे कदमों से ठुमकती हुई नाना की गोद में चढ़ जाती। नाना, कहानी सुनाओ। पिताजी अपने मन से कुछ भी कहानी बनाकर सुना देते। तो अब रेनू जब भी कहानी सुनने को कहती, साथ साथ यह भी कह देती थी कि नाना, वो नई जिसे शिक्षा मिलती है वह नहीं जिससे शिक्षा मिलती है। और पिताजी इस बात पर देर तक हंसते रहते कि कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता। नन्ही रेनू अपनी गोल मटोल आंखों से पिताजी को ताकती कि नाना हंसते क्यों हैं।